महाकुंभ की तैयारियों को परखने के लिए सीएम योगी प्रयागराज के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों को परखा, साथ ही संतों के बीच भी पहुंचे। साधु संतों ने मुलाकात की और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी फीडबैक लिया। सीएम योगी ने महाकुंभ में बोली जाने वाली शब्दावली को भी बदला है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान और पेशवाई शब्द को नया नाम दिया गया है। शाही स्नान और पेशवाई को अब अमृत स्नान और नगर प्रवेश कहा जाएगा। पेशवाई शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का है, जिसका मतलब होता है किसी सम्माननीय व्यक्ति का स्वागत करना। महाकुंभ में इसका मतलब साधु संतों के जुलूस है, जिसमें साधु संत रथ, हाथी, घोड़ों पर बैठकर महाकुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं। अब इस तरह की यात्रा को नगर प्रवेश कहा जाएगा और पेशवाई शब्द को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया है। सीएम योगी ने प्रयागराज के रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया है। रसूलाबाद घाट प्रयागराज के सबसे पुराने घाटों में से एक है और इसी घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की अंतिम संस्कार उनका किया गया था। वहीं योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम भी बदलकर प्रयागराज किया था। कुल मिलाकर महाकुंभ शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने मुगलों वाली पहचान को बदल दिया है। इस अस्थायी सिटी में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं, जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। और इंडिया ब्लॉक के खत्म होने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के सभी साथी जहां जहां एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं, वहीं खुद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी गठबंधन की दी एंड का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी आज गठबंधन के अंत की घोषणा कर दी है। कल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। कांग्रेस के साथी एक एक कर हाथ छुड़ा रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अखिलेश का कांग्रेस की जगह केजरीवाल को समर्थन है। वहीं ममता बनर्जी पहले ही गठबंधन से दूरी बना चुकी हैं। उन्होंने तो खुद को गठबंधन का नेता बनाने पर भी बयान दिया था। कांग्रेस के कई साथी भी ममता को गठबंधन का नेता बनाने पर राजी हो गए थे। तो कैसे बदला ये समीकरण, ये बड़ा सवाल बना हुआ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। मोदी से लड़ाई के नाम पर जिस इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था, वो दिल्ली चुनाव से पहले खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के अंत की घोषणा कर दी गई है। आरजेडी के तेजस्वी यादव के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इंडी के द इंड का आधिकारिक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। इंडिया गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कंफ्यूजन की स्थिति है। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए। फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है। एसपी, आरजेडी, टीएमसी ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने तो आप का समर्थन करते हुए दिल्ली चुनाव न लड़ने तक का ऐलान कर दिया है। यानी केजरीवाल को समर्थन देकर अखिलेश ने राहुल गांधी का खुला विरोध कर दिया।
लेकिन कांग्रेस मिल्कीपुर उपचुनाव में उसे समर्थन देने को तैयार है। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अखिलेश के आगे घुटने टेक दिए। अखिलेश यादव को मनाने के लिए घुटने टेक दिया कांग्रेस उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन मिल्कीपुर में बिना शर्त समर्थन का, क्योंकि वो कह रहा है मेरे ही कारण तुम 99 सीट पर आए हो, तुम्हारी ताकत नहीं है। दिल्ली में आपको समर्थन देने पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी विघटनकारी ताकतों को रोकने की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। हम जानते हैं, सबको पता है कि यहाँ लड़ाई जो है आपके आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस लड़ाई में है नहीं। तो जो लड़ाई में नहीं है उसके साथ हम क्यों खड़े होंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ही हमारे पास सशक्त एक साधन है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसपी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही कहाँ है। दिल्ली में बीजेपी को ही मजबूत करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की मदद की थी। अखिलेश ने उत्तराखंड में कांग्रेस को हराया और बीजेपी को जिताया। समाजवादी पार्टी को वहाँ कहा है कि समर्थन करेंगे। गलत रहना, मध्य प्रदेश लड़े, भाजपा का सरकार बनाए, वहाँ भी बनवा के आए। गए तो थे उत्तराखंड में उपचुनाव लड़ने, जीतने गए थे, कांग्रेस को हरवा के आए। यही नहीं उनका इतिहास है। तो वहाँ लड़ेंगे इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव जीते, इस नाते वो लड़ेंगे। वो आम आदमी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की टूट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इनका सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, इनकी नीतियों सिद्धांतों में कोई तालमेल नहीं है। तो ऐसा होना ही था और ये अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं। जब इनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो गठबंधन टूट जाते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं। थोक में झगड़ा और रिटेल में झप्पी वाले, सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर वाले उनका जो है वो चकनाचूर इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कभी डीएनए रहा ही नहीं है। उनका पंचमढ़ी जो उनका सम्मेलन था उसमें जो उनका प्रस्ताव देख लीजिए, उसके बाद से लगातार गठबंधन को लेकर के उनका एक ही फार्मूला था, या तो परिवार को पावर और नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। दरअसल बीजेपी के विरोध में बने इस गठबंधन में शामिल सभी दलों का वोट बैंक करीब करीब एक है। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस का वोट बैंक एक है, वहीं यूपी में एसपी और कांग्रेस का वोट बैंक एक है। बिहार में भी यही हाल है। ऐसे में एक साथ चुनाव लड़ने पर वोटों में बंटवारा तय है और कोई भी दल नहीं चाहता कि उसके वोटों का बंटवारा हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में 1978 को हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में एसपी और डीएम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। तो वहीं इसे लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आखिर संभल में 1978 में हुआ क्या था। संभल में सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी 25 मार्च 1978 को होली के दिन ही सुलग गई थी। होली से पहले ही मुसलमानों ने 2 जगहों पर विवाद खड़ा कर दिया था। पहली जगह होलिका दहन की थी, जहां पर एक मुस्लिम दुकानदार ने खोखा रख दिया था, जबकि दूसरी जगह पर दूसरे मुसलमान ने एक चबूतरा बनवा दिया था। होली का त्योहार तो ठीक से गुजर गया, लेकिन एमजीएम कॉलेज की सदस्यता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। लोगों को कॉलेज की प्रबंध समिति में आजीवन सदस्यता के लिए मंजर शफी का चंदा मंजूर नहीं हुआ। आरोप है कि मंजर ने कई अफवाहें उड़ाई। कॉलेज में हिंदू लड़के लड़कियों के साथ मुस्लिम युवतियों को टाइटल देने पर भी मंजर शफी ने ऐतराज जताया। इसके विरोध में मंजर शफी भीड़ जुटाकर बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया और बाजार बंद करने को लेकर हिंदुओं ने विरोध किया तो भीड़ ने मंजर शफी की हत्या कर दी। लेकिन अफवाह ये उड़ाई गई कि हिंदुओं ने मंजर शफी को मार दिया है। इसके बाद संभल में रह रहकर 3 दिन तक संभल सुलगता रहा। 184 लोगों की हत्याएं कर दी गई। कई हिंदू परिवारों को संभल से पलायन तक करना पड़ा था। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संभल में 1978 को हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर जिला प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के जरिए 1978 के दंगों की जानकारी सरकार ने मांगी है।
इस रिपोर्ट में कई सवालों के जवाब होंगे, जैसे 1978 के दंगे में कितने लोगों पर एफआईआर हुई, दंगा होने के पीछे की वजह क्या थी, दर्ज केसों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को सजा मिली, पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा मिला। एक हफ्ते में सौंपनी है स्टेटस रिपोर्ट। बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को विधान परिषद में 1978 के दंगे में कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा था, जिस पर यूपी के गृह विभाग ने संभल के डीएम और एसपी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था, रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाएगी। कुछ दिनों पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था कि संभल हिंसा का सच छिपाया जा रहा है और उस सच को सामने लाना चाहिए। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे? हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? संभल में हिंसा का इतिहास बहुत ही पुराना है। वहाँ एक नहीं कई बार दंगे हो चुके हैं। संभल में 1978 में हुए दंगों में कई हिंदुओं की हत्या हुई थी। होली के 4 दिन बाद यानी 29 मार्च 1978 को आगजनी हुई थी। 29 मार्च 1978 को 40 से ज्यादा दुकानें जला दी गई थी। दावों के मुताबिक हिंदुओं को पहले लूटा गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने 30 लोगों को जिंदा जला दिया था। 30 लोगों की हत्या के बाद हिंदू परिवारों के संभल से पलायन करने का दावा। दावों के मुताबिक दंगों की शुरुआत में ही 184 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1978 में हुए संभल दंगों को लेकर शासन की तरफ से मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। मैं फिर कहता हूं, एक हाई कोर्ट के जज से जांच हो, इन 4 हत्याओं का दोषी कौन है वो सामने आए, किसने सर्वे की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है ये सामने आए। 1978 में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं, तो क्यों खामोश थे? संभल को लेकर दिगंबर जैन समाज के युवा क्रांतिकारी संत मुनि आदित्य सागर महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस धर्म के अवशेष निकल रहे हैं, वो स्थान उसी धर्म के लोगों को सौंप देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज के समय में राजनीतिक चीजों को अलग करके अपन देखें, अगर कहीं से कोई प्रतिमा जी या कहीं कोई तथ्य निकलता है, तो फर्स्ट स्टेप ही होना चाहिए कि जो जिस दर्शन की है उस दर्शन वाले को दे देना चाहिए। और गवर्नमेंट को मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उसी संप्रदाय को देना चाहिए, क्योंकि चीज तो उनकी है, थोड़े दिन बाद भी निकली हो, लेकिन हकदार तो वो ही है। 1978 में संभल में हुए दंगों की दोबारा जांच की खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थी, लेकिन संभल पुलिस ने स्थिति साफ कर दी है। संभल पुलिस का कहना है कि दंगों की दोबारा जांच की खबरें अफवाह है। शासन की तरफ से 1978 में संभल में हुए दंगों की सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे 1 हफ्ते के अंदर सौंपना है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड, जांच के बाद कब्जे की 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। सीएम योगी के इस बयान पर जहां मौलानाओं ने आपत्ति जताई है, तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान दिया है। वक्फ बोर्ड पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने सीएम योगी के बयान पर कड़ा एतराज जताया। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि कभी कभी लगता है कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है। योगी ने दावा किया कि जिस जमीन पर भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा, उस एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा और गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। वहीं सीएम योगी के वक्फ पर दिए बयान को लेकर मौलाना और विपक्ष के नेता नाराज हैं और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। सीएम योगी के बयान पर AIMIM ने भी निशाना साधा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वक्फ बोर्ड है, ये भूमाफिया है और एक एक इंच जगह वापस ली जाएगी, उन पर शिक्षण संस्थान या गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। ये किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शर्मनाक बयान है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट से पास शुदा एक वक्फ एक्ट के तहत बना हुआ है। 1970 का गजट मौजूद है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपके सरकार के विभाग को भूमाफिया चला रहे हैं, तो आपने कितने भूमाफियाओं पे कार्रवाई की, किस भूमाफिया पे जांच बिठाई, किस भूमाफिया को जेल भेजा? आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने ही विभाग को भूमाफिया बता दे रहे हैं, अपने ही लोगों को, अपने कर्मचारियों को भूमाफिया बता रहे हैं। एसपी के सांसद हरेंद्र मलिक का कहना है कि वक्फ बोर्ड का गठन सरकार करती है। 7 साल तक सरकार क्या करती रही? वक्फ बोर्ड का गठन जो है वो प्रदेश सरकार करती है। किसने कब्जा किया, कैसा कब्जा किया, तो उस प्रदेश सरकार को सब जानकारी है। और जहां तक मकान बनाने की बात है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड की सहमति से होता है और वक्फ बोर्ड सरकार ने गठन कर रखा है। 7 साल में से देख रहे हैं किसका कैसा कब्जा किया है, वो सब जानकारी है। 7 साल से क्यों नहीं इन्होंने कब्जा मुक्त करा उनसे? इन्हीं के लोग तो हैं सब बैठे वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में इन्हीं के लोग बैठे हैं और इन्हीं के लोगों को कब्जा खाली करना होगा। परंतु इसमें एक कड़वा फैसला भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेंगे तो स्वागत योग्य होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो सरकार का कब्जा है वो भी खाली करें। वहीं बीजेपी का कहना है कि वक्फ की जो असंवैधानिक अराजकता है उसे संविधान के फ्रेम वर्क में लाना होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन जरूरी है। इनको समझना होगा कि जो वक्फ सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना होगा, क्योंकि एक के बाद एक जो चीज़ें आ रही हैं उससे समाज में अलग अलग तरह का वक्फ के सिस्टम को लेकर के कंफ्यूजन भी है और आक्रोश भी दिखाई पड़ता है। इसलिए उसको एक जो असंवैधानिक अराजकता है उस संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना होगा। वक्फ पर सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बिल लाई है, जिसे जेपीसी के पास भेजा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। डीएम जमीन के मालिकाना हक को लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। अगर सरकारी संपत्ति है तो राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए अभियान को यूपी में धार देना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी 12 से 25 जनवरी तक यूपी के सभी दलित बस्तियों में संविधान गौरव दिवस अभियान मनाएगी। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा को इसका काम सौंपा गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को लेकर भी फाइनल लिस्ट बनाई जा रही है, जो 15 जनवरी तक फाइनल हो जाएगी। बीजेपी की रणनीति है कि यूपी में 80% जिला अध्यक्षों को बदला जाए। नए साल में नए दांव के साथ बीजेपी विपक्ष को अब कोई मौका नहीं देना चाहती है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। दलित वोट बैंक का आधार खो रही बीएसपी के वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में जुटी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि यूपी में दलितों को पाले में करने का ये सबसे सही समय है। बीजेपी और आरएसएस यूपी में दलित वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बृहद स्तर पर अभियान चला रही है। संविधान गौरव दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा
उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठनात्मक 98 जिलों में गोष्ठियां करने जा रहा है। ये गोष्ठियां 12 से 25 जनवरी तक होंगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सांसद, मंत्री शामिल होंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दलित नेताओं की एक बड़ी टीम उतारी गई है संविधान गौरव दिवस के इस अभियान में। बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने के अभियान को यूपी में धार देनी शुरू कर दी है। बीजेपी 12 से 25 जनवरी तक यूपी के सभी दलित बस्तियों में संविधान गौरव दिवस अभियान मनाएगी। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा को इसका काम सौंपा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इस अभियान के लिए बीजेपी के सभी मंत्री, सभी प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, दलित विधायक, दलित सांसद, दलित मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। 12 जनवरी से इस अभियान को 25 जनवरी तक हम लोग दलित बस्तियों में, उन युवाओं के बीच में, उन समाज के बीच में बाबा साहब के विचारों को कैसे पहुंचा सकें, बाबा साहब की योजनाओं जो बाबा साहब की मंशा थी उसको कैसे पहुंचा सकें, इसको लेकर के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को लेकर भी फाइनल लिस्ट बनाई जा रही है। बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट 15 जनवरी तक फाइनल हो जाएगी। बीजेपी की रणनीति है कि यूपी में 80% जिला अध्यक्षों को बदला जाए। भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठन पर्व चल रहा है, जिसके क्रम में जिलों में और महानगरों में अध्यक्ष पद की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक जिले और महानगर में निष्ठावान, कर्मठ और क्षमतावान कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है, जिसके नाते से तमाम नामांकन पत्र विभिन्न जिलों और महानगरों में भरे जा रहे हैं। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए कई स्टैंडर्ड भी तय किए हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मकर संक्रांति तक घोषित होंगे। जिलों में 10 जनवरी तक जिला अध्यक्ष के नामांकन होंगे। जिलों से 3 नामों का पैनल प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा। 2 बार लगातार जिला अध्यक्षों को रिपीट नहीं किया जाएगा। जिला अध्यक्षों के नामांकन की उम्र 45 से 60 वर्ष तय की गई। लखीमपुर खीरी में मंडल अध्यक्ष चयन में विवाद की वजह से निर्वाचन को होल्ड किया गया है। लखीमपुर खीरी में मंडल अध्यक्षों की पूरी सूची जारी नहीं हो पाई। मंडल अध्यक्षों की जारी हुई सूची में संख्या कम होने की वजह से जिला अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। लखीमपुर खीरी में मंडल अध्यक्षों से जुड़ा हुआ जो तमाम विवाद था उसको लेकर लखीमपुर जिले का निर्वाचन जिलाध्यक्ष का होल्ड कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्षों का निर्वाचन प्रक्रिया में जुटी है और बीजेपी मकर संक्रांति तक नए जिलाध्यक्षों की सूची भी जारी कर देगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।